हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके पास इंग्लिश का एक सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप मतलब चूहे का पिंजरा। किसका पिंजरा? चूहे का पिंजरा। तो आज मैं आपको चूहे का पिंजरा यानी कि रैट ट्रैप चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मूवी स्टार्ट होती है, मूवी स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले उसमें प्रोड्यूसर का नाम, उसमें एक्टर का नाम, एक्ट्रेस का नाम, डायरेक्टर का नाम, इन सभी के नाम आते हैं या नहीं आते? तो ऐसे ही सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो आप, उससे पहले उसके कैरेक्टर्स को एक बार जरूर रिकैप करके रखो, एक बार ध्यान से रखो। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पर स्पेशली लिख रखे हैं। सबसे पहले ये जो चैप्टर लिखा है उसका नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। ये किसके द्वारा लिखा गया है चैप्टर? ये चैप्टर लिखा गया सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा। याद रखना ये बात है ना। और सेकंड जो अब आता है हमारा कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स है इसमें, फर्स्ट है रैट ट्रैप सेलर जो कि चूहे के पिंजरे बेचता है। क्या बेचता है? चूहे के पिंजरे। एक तो वो है। दूसरा है आयरन मास्टर जो कि रम्सजो आयरन वर्क्स, ये एक फैक्ट्री का नाम है, इसका मालिक है ये आयरन मास्टर। इसमें स्पेशल नाम दिया नहीं है, और दिया होगा तो मैं आपको बता दूंगा आगे, है ना। देखते हैं। एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा मैन है जिसे क्रॉफ्टर भी बोला गया है। और लास्ट है एडला विल्मेनसन जो कि आयरन मास्टर की बड़ी बेटी है। कौन है? आयरन मास्टर की बड़ी बेटी जिसका नाम है एडला विल्मेनसन। तो चलिए दोस्तों, अब आपने कैरेक्टर्स देख लिए हो तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। चूहे का पिंजरा। 12th क्लास में आ गए आप, चूहे के पिंजरे को ही पढ़ते रहोगे। हाँ सही बात है, चूहे के पिंजरे को ही पढ़ते रहोगे। देखिए, सेल रेट ट्रैप बायर्स मटेरियल फ्रॉम बिग स्टोर्स विद फार्म्स फलान ढिकान। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो है हमारा रेट ट्रैप सेलर जो चूहे के पिंजरे बेचता है वो एक बहुत ही गरीब इंसान होता है, और इसीलिए गरीबी के लिए, अपना पेट भरने के लिए चूहे के पिंजरे खुद से वो बनाता है और उन्हें बेचता है। खुद से बनाने के लिए जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहां से वो जो है एक तार लेकर आता है। मतलब आपने देखे होंगे जो चूहे का पिंजरा होता है उस तार से बनाया जाता है सबसे पहली बात। तो वो जो तार होते हैं उन्हें वो फ्री में कहाँ से लेकर आता है? बिग फार्म से, स्टोर्स से, इन सभी जगहों से लेकर आता है वो उन तारों को, और उनसे खुद से मेहनत करके वो उस पिंजरे को बनाता है। उस पिंजरे को बनाकर फिर वो उसे बेचने जाता है। देन फिर भी लेकिन वो ये जो बिजनेस है उसका वो प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं होता। ये जो बिजनेस है उसका खुद से वो लेकर आता है, उसके वायर्स के मतलब जो लेकर आता है फार्म से, उनके कोई पैसे नहीं देकर आता, फिर भी उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता। बात समझना आप। अब जो है सबसे पहली बात इंग्लिश पढ़ने की क्या है, आपको ये बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसे अपनी डीप में जाकर समझो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो डीप से आते हैं, चैप्टर्स से नहीं आते। आप समझ रहे हो? जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हाँ बताओ जो रेड ट्रैप था वो कैसे कैसे गलियों में जाता था, ये नहीं पूछा जाता, वो उसका डीप मीनिंग पूछते हैं आपसे। तो जरा डीपली पढ़िए इसे, है ना। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। तो ये जो बिजनेस था उसका, जो रेड ट्रैप्स बेचता था, वो प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। उससे भी उसे फटे फटाए कपड़े पहनने पड़ते थे, रैक क्लोथ्स पहनने पड़ते थे। फिर और जो है वो उसकी जो भूख थी वो भी उससे पूरी नहीं हो पा रही थी, यानी कि अच्छा खाना नहीं मिल पाया था, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा था, और एट ऑल सब कुछ उससे दिखता था। हमें उसकी शक्ल देखकर दिखता था कि उसके जो चीक्स मतलब गाल थे वो कैसे थे? संकन, सुकड़े हुए गाल्स थे। हंगर ग्लैम्ड आइज, भूखी आंखें थी। मतलब दिखता है ना कि ये बेचारा जो अगला जो कोई गरीब इंसान होता है वो अलग से दिख जाता है कि हाँ ये भूखा है। तो कुछ ऐसी ही उसकी आंखें थी। देन आता है सेक्ट। उसकी बहुत ही मोनोटोनस लाइफ थी। एंड ओन मेडिटेशंस सीम्ड एंटरटेनिंग थिंकिंग। एक दिन क्या होता है कि वो अपने चूहे बेचने के लिए जा रहा होता है, अपने रेड ट्रैप्स बेचने के लिए, चूहे के पिंजरे बेचने के लिए जा रहा होता है। तभी उसके दिमाग में कुछ एंटरटेनिंग, कुछ मजेदार थिंकिंग आती है, कुछ मजेदार सोचता है। वो क्या सोचता है? वो अपने चूहे के पिंजरों से ही सोचता है कि ये जो सारा जो संसार है, अब यहाँ से मेन जो कैरेक्टर है वो स्टार्ट होने जा रहा है। देखना कि ये जो सारा, उसके एक थिंकिंग आती है वर्ल्ड आर रेड ट्रैप, कि ये जो पूरा का पूरा ये संसार है, ये पेड़ पहाड़ नदी, ये सभी क्या है? ये एक बड़ा रेड ट्रैप है। यानी ये क्या है? एक बड़ा चूहे का पिंजरा है। एक सेकेंड। हाँ, ऑल आर बिग रेड ट्रैप्स
लैंड, सीज, ये सभी क्या है, सिटीज एंड विलेजेस, बिग रेट ट्रैप्स, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी जो है सिटी, शहर हुए, गांव हुए, कस्बे हुए, ये सभी एक बड़े पिंजरे हैं जिनमें कि हम लोग फंस चुके हैं। देखिए ये हमें जैसे समझिए कि हम जो है चूहा पकड़ने के लिए, एक चूहा पकड़ने के लिए उस पिंजरे में क्या रखते थे, रोटियां लगाते थे, चीज रखते थे, है ना, तो ये सभी रखते थे ताकि वो चूहा उसके लालच में आकर फंस जाए उस जाल में। और एक बार जब चूहा फंस जाता है फिर उसे हम ही निकाल सकते हैं, अदरवाइज चूहा नहीं निकल पाता है। वो बात अलग है कि रेट ट्रैप अगर कमजोर हुआ तो निकल के भाग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए उसी को यहाँ पर हमारी रियल लाइफ है उससे कंपेयर किया गया है कि हम भी इसी तरह है कि ये जो सारा संसार है ये हमें क्या क्या, जब मतलब जैसे हम उसमें रोटियां रखते हैं चूहे को लालच देने के लिए, ऐसे ही हमारे लिए क्या क्या रखा जाता है वो देखिए। हमारे लिए ऑफर्ड किया जाता है क्या, रिचेस, अमीरी, जॉयमिस, मजे, शेल्टर एंड फूड, खाना हमारा, पहनाव, कपड़े हमारे, ये सभी हमें क्या है, ये पूरा संसार जो है हमें ये सारी चीजें ऑफर्ड करता है कि हम इन सभी के, ये कपड़े हुए, ये खाना हुआ, ऐश मौज, इन सभी में हम फंस जाएं और फिर यहीं से हम ना निकल पाएं। तो ये सभी एक बड़ा रेट ट्रैप है जो कि हमें ये सारी चीजें ऑफर करता है ताकि हम इसमें फंस जाएं। ये इसका मेन जो है टॉपिक था, इसे बहुत अच्छे से दिमाग में रखना क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देन देखिए ऐसे ही रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज, पोर्क, ये मैंने बता दिया आपको। रेट ट्रैप जो है चूहे को पकड़ने के लिए क्या क्या ऑफर्ड करते हैं, चीज करते हैं, चीज लगाते हैं, पोर्क लगाते हैं। टच द वेट एवरीथिंग केम टू एंड, और इसी तरह जब लोग इस संसार के इस जाल में, इस संसार के पिंजरे में जब लोग फंस जाते हैं तो एक बार सब कुछ फिर से एंड हो जाता है और कोई भी नहीं निकल पाता। तो इसका जो पैराग्राफ का मीनिंग था वो यही था। देन देखिए बिकम अ चेरिश पास टाइम, dreary ploddings still circulating around the weight becomes a cherished pastime। बंद करिए ना। वो बहुत दूर दूर सड़कों पर, लंबी फेरियों पर जब वो रेट ट्रैप्स बेचने जाया करता था तो ये सोचना उसके लिए एक स्वाभाविक हो गया था क्योंकि ये जो वर्ल्ड है उसके, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन्होंने उसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया था, इसलिए ये उसका मतलब एक अच्छा उसे फीलिंग दिलाता था अंदर से कि ये सभी लोग देखो, जब हम ऐसे होते हैं ना, मतलब हम जब थोड़ी कंडीशन खराब हो तो हम दूसरों को देख देख के हंसते हैं, ये देखो ये कैसे जा रहा है, ये क्या कर रहा है ना, ऐसा होता है ना जब खुद से कुछ काम नहीं होता तो ऐसे ही वो जो है ये इन लोगों को देख देख कर इनके बारे में सोचता था कि ये देखो कैसे जाल में फंस चुके हैं, संसार के जाल में, और ये कभी निकल नहीं पाएंगे, मतलब ऐसा सोचता था। तो ये उसका स्वभाव हो गया था ऐसा सोचना। तो जब वो लंबी लंबी फेरियों पे जाता था तो यही सोचता रहता था कि ये जो लोग हैं ये कैसे फंस चुके हैं संसार के जाल में, और इन्हें जो है ये जाल बहुत अच्छी अच्छी चीज़, और इसके चीज़ क्या है, मतलब कपड़े, दौलत, पैसे, और जो जो चीज़ आप दिखाई दे रही है आपके लिए, जो जो मतलब आपको फ़ायदेमंद दिखाता है, वो सारी चीज़ें इसके क्या है, ब्रेड की तरह काम करती हैं। जैसे पिंजरे में एक रोटी लगाते हैं, सेम उसी तरह ये सारी चीज़ें हमारे लिए काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये सभी सोचता था पास टाइम। ट्रेड प्लॉट स्टिल सर्कुलेटिंग अराउंड द बेड डार्क इवनिंग, हाँ इससे पहले जाने से। और फिर सोचता था वो कि ये जो बाकी के और बचे हुए लोग हैं, यानी कि जो हमारी न्यू जनरेशन्स हैं, वो भी कुछ टाइम बाद इसके चक्कर लगाएंगी और इसी में फंस जाएंगी, और फंसने के बाद सब कुछ एंड हो जाएगा, कोई भी इसमें से नहीं निकल सकता क्योंकि ये संसार का जाल ही ऐसा होता है, ठीक है ना। डार्क इवनिंग, एक बार अंधेरी शाम में, ट्रेडिंग अलोंग द रोड आस्क शेल्टर फॉर अ नाइट, एक बार अंधेरी शाम थी, अंधेरी रात थी, तो वो जो है चल रहा था, कौन, हमारा रेट ट्रैप सेलर चल रहा था रोड पर, अकेला घूम रहा था। तो उसने जो है मतलब वैसे वो पूछता था किसी के घर में जाकर, तो उसे हर कोई मना कर देता था अपने साथ एक रात रहने के लिए, लेकिन उसने एक झोपड़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि क्या मैं एक रात यहाँ पर रुक सकता हूँ। तो उसने जो है बिल्कुल भी सौर फेस नहीं बनाया, बिल्कुल भी उसने जो है सौर फेस नहीं बनाया, और उसने एक भी बार मतलब ऐसा फेस नहीं बनाया कि नहीं तो मैं अपने यहाँ पर नहीं रख सकता या फिर बिल्कुल नहीं। उसने आराम से अंदर बुलाया और अंदर बुलाकर उसे बिठाया, और जैसे ही बिठाकर और फटाफट से पतीला लेकर चूल्हे पर रख दिया सब्जी बनाने के लिए, ठीक है ना, देखना। और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जो झोंपड़ी में रहता था, उसके ना तो
वाइफ थी, यानी कि ना ही उसकी पत्नी थी और ना ही उसके कोई बच्चे थे। वो खुद अकेला रहता था, इसीलिए अकेलेपन की रात को बिताने के लिए उसने उसे अपने घर के अंदर बुला लिया, अपनी झोपड़ी के अंदर बुला लिया। लोनलाइस पोर्ट्रेज पॉट ऑन द फायर, हाँ ये मैंने बताई थी आपको कि उसने जो है पतीला लेकर एक चूल्हे पर रख दिया। बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तमाकू रोल एंड ओल्ड प्लेइंग कार्ड्स मैजोलेस, हाँ। देन जैसे ही उसने पतीला उस पर रख दिया तो वो उससे बात करने लग गया। तो बात करते करते मतलब फिर उसने सोचा कि क्यों ना, मतलब जैसे हम जो 4 लोग बैठ जाते हैं, बूढ़े बड़े बैठ जाते हैं, तो वो तमाकू खाते हैं और हुक्का हुक्का पीते हैं, तो ऐसे ही वो जो है अपने एक तमाकू के रोल में से एक बड़ा सी स्लाइस काट कर लेकर आया, जो कि उसके लिए और जो रेड ट्रैप सेलर था उन दोनों के लिए सफिशिएंट थी। मतलब उन्हें पूरी रात जितनी देर तक आराम से बैठकर पीना था वो पी सकते थे। वो थी चिलमगी, जो होती है चिलमगी स्लाइस, उसे काट कर लेकर आया, ठीक है ना। देन उसके बाद वो आराम से बैठकर बात करने लगे। फिर उसके बाद में वो पुराने कार्ड्स की गड्डी, यानी कि पुराने ताश के पत्तों की गड्डी भी लेकर आया, जिससे कि जैसे हमारे यहाँ पर जो गेम खेलते हैं वो 3 2 5 समथिंग ऐसे हम ताश के पत्ते खेलते हैं, ऐसे ही वहां पर एक गेम होता था जिसका नाम होता था मैजोलिस। क्या होता था? मैजोलिस। याद रखना इस वर्ड को, क्या नाम है? मैजोलिस। मैजोलिस बैठकर वो दोनों ने आराम से गेम खेला। देन उसके बाद देखिए, जनरियस विद हिज कॉन्फिडेंस एज अ क्रॉफ्टर जो आयरन वर्क्स, उसने बहुत ही, मतलब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बिल्कुल भी उससे सचाया नहीं था, बिल्कुल भी उससे ये नहीं कि ये एक गरीब है तो मैं इससे ऐसा व्यवहार करूं, इसके फटे फटाए कपड़े हैं, वो बिल्कुल भी नहीं। उसने, उसका जो दिल था वो बहुत ही साफ था। उसने सब कुछ अपने बारे में उसे बता दिया। किसे बता दिया? एक बूढ़े व्यक्ति ने उस रेड ट्रैप सेलर जो पिंजरे बेचता था उसे सब कुछ बता दिया। देखिए अब देखना, उसने बताया कि मैं जो है सबसे पहले जब मेरी जवानी थी, जब मैं ठीक ठाक था, तब मैं रम्जो आयरन वर्क्स एक फैक्ट्री थी जिसमें काम किया करता था। अब जो है मेरी एज जो है थोड़ी डल चुकी है, तो इसलिए अब मैंने अपना खर्च चलाने के लिए एक गाय रखी है अपने घर पर जो मुझे इस बुढ़ापे में सपोर्ट करती है। और देन उसके बाद बताता है उसकी जो इससे लास्ट मंथ है, इससे पहला मंथ, उसमें मैंने अपनी गाय से 30 क्रोनर्स कमाए हैं। क्रोनर्स एक स्वीडन की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज होती है, अमेरिका में डॉलर्स होते हैं, ऐसे ही क्रोनर्स क्या है? स्वीडन की एक करेंसी है, जिसे वो बता रहा है, ठीक है ना। तो वो बताता है कि मैंने लास्ट मंथ जो है 30 क्रोनर्स कमाए हैं अपनी गाय का दूध बेच बेच कर, मतलब कुछ भी करता हो वो दूध का, तो ऐसे करके उसने 30 क्रोनर्स कमाए थे। ये यहां तक आपका फिनिश हो गया। ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट द विंडो लेदर पाउच, तो उसने बता तो दिए, लेकिन अब क्या है ना कि उसके पेट में बात पचती नहीं है। होता है ना बहुत से लोगों के बारे में, जैसे मोस्टली आपने औरतों के बारे में देखा होगा कि वो किसी बात को बता तो देते हैं लेकिन उनके पेट में पचती नहीं है, फिर उसे दिखाते और है। तो सेम वही केस यहाँ पर हुआ था। वो केस क्या हुआ था यहाँ पर कि उस जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने बता तो दिया कि मैंने 30 क्रोनर्स कमाए हैं। अब वो सीधा उठा और एक विंडो के पास में गया। विंडो के पास में जो है एक कील लगी हुई थी, उस कील में एक पाउच लटका हुआ था लेदर का। उस पाउच को वो उतार कर लेकर आता है और उतार के लेकर आने कर उसे दिखाता है। उसमें से सुकड़े हुए 3 बिल्स, 10 क्रोनर्स के 3 बिल्स, यानी कि 10 क्रोनर्स के बिल्स ऐसे समझिए आप जैसे कि 10-10 रुपए के 3 नोट, 10-10 रुपए के 3 नोट हो गए 30। ऐसे ही 10-10 क्रोनर्स के 3 बिल उसने सुकड़े हुए थे उस थैले में से निकाले और लेदर पाउच में से निकाले और उसे दिखाए थे कि ये देखो मैंने ये तीनों लास्ट मंथ अपनी गाय का दूध निकाल कर कमाए हुए हैं। स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, देन उन तीनों 30 जो क्रोनर्स थे, 3 बिल्स जो थे, उन्हें फिर से उसी में रखता है लेदर के पाउच में और फिर से उसे टांग देता है। देन वो आराम से सो जाते हैं खाना पीना खाकर। देन सुबह होती है तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है, मौसम अच्छा होता है। तो वो जो हमारा क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर यहाँ पर किसे बोला गया है? यहाँ पर जो है ये क्रॉफ्टर जो बोला गया है ये बूढ़े व्यक्ति को बोला गया है जो उस झोंपड़ी में रहता था, गाय का दूध निकालता था। क्रॉफ्टर जो था उसे दूध जल्दी थी क्योंकि उसे गाय का दूध निकालना था, इसलिए उसे जल्दी हो रही थी। बोथ गॉटन अप, तो उसने जो मेहमान रुका था उसके यहाँ, मेहमान किसको बोला गया? मेहमान उसे बोला गया जो रेड ट्रैप सेलर था। बात समझ में आ रही है? जो रेड ट्रैप सेलर था उसे यहाँ पर मेहमान बोला गया है। तो वो जो था उसने सोचा कि जब यहाँ से इसका झोंपड़ी का जो मालिक है वही उठ रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा। तो दोनों एक साथ उठते हैं अपने बिस्तर से,
लेफ्ट कॉटेज सेम टाइम में वो अपने बिस्तर को छोड़ते हैं। देन क्रॉफ्ट जो है हमारा लॉक करता है डोर को और अपने अपने रास्ते दोनों चले जाते हैं गुड बाय बोलकर। तो ये यहाँ तक था। कहाँ तक? ये जो था इसे एक बार फिर से आप जैसे मैंने बोला है ऐसे ही रिकैप कीजिए, तब और ज्यादा समझ में आएगा। देन यहाँ से नेक्स्ट समझाता हूँ मैं आपको। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, देन उसके बाद क्या होता है ये समझिए। सबसे पहली बात तो स्टोरी पढ़कर आप इंग्लिश में क्वेश्चन लिखो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी बेटर नहीं है। सबसे पहले इसके मेन कंसेप्ट को समझो, इसके डीप में जाकर इसके मीनिंग को समझो कि क्या मीनिंग है, तभी आपको स्टोरी और ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने स्टोरी पढ़ ली एक कहानियों की तरह और आप सीधे एग्जाम में अपियर होने चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले उसके डीप मीनिंग को समझो, देन उसके बाद आंसर्स को देखो, क्वेश्चंस को देखो, तो उससे वो बहुत ज्यादा आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलो उसके आगे देखते हैं। तो जब वो दोनों चले गए थे, कौन? एक क्रॉफ्टर यानी गाय, जो गाय का मालिक था, झोपड़ी में रहता था एक बूढ़ा व्यक्ति, एक वो और एक रेड ट्रैप सेलर, ये दोनों अपने अपने रास्ते चले गए थे। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था यानी कि जो चूहेदानियां बेचता था, वो वापस आता है उसी झोपड़ी के पास। वापस आकर वो सीधा दरवाजा नहीं खटखटाता है, वो कुछ भी नहीं करता है। डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, ओनली वेंट अप द विंडो, सिर्फ वह विंडो के पास जाता है, वो जो खिड़की थी जहां से वो पाउच टंग रहा था, खिड़की पर पाउच टंग रहा था एक नेल से, कील से, उस पाउच के पास जाता है, उस खिड़की के पास जाता है और जो उसका शीशा था उसे तोड़ता है, तोड़कर हाथ डालकर उस पाउच को निकाल लेता है जिसमें 30 क्रोनर्स रखे थे, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लास्ट मंथ की मेहनत से गाय का दूध निकाल निकाल कर वो 30 क्रोनर्स कलेक्ट किए थे, उन 30 क्रोनर्स को वो निकाल लेता है। स्मैश्ड अ पेन, शीशा तोड़ता है, गेट द पाउच, देन हंग द लेटर, जो लेदर का जो पाउच था वो उसे निकाल लेता है। ठीक है ना? डेयर्ड नॉट कंटिन्यू टू पब्लिक हाईवे, टर्न इनटू द वुड्स कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। ओके, देन वो जैसे ही उस लेदर के पाउच को निकालता है तो वो ऐसा महसूस करता है कि मतलब मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, मतलब कितनी बड़ी चोरी कर ली 30 क्रोनर्स की, है ना? क्योंकि उसके लिए 30 क्रोनर्स बहुत थे, क्योंकि वो एक रेड ट्रैप सेलर था इसलिए, है ना? तो फिर क्या होता है, उसे लगता है कि मैं एक बहुत होशियार इंसान हूं, मैंने ऐसे ऐसे करके और ये सारे क्रोनर्स निकाल लिए। ठीक है ना? फिर वो सोचता है कि जो पब्लिक हाईवे है, पब्लिक हाईवे पर न जाने की वजह मुझे जंगल के रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक हाईवे पर मुझे लोग देख सकते हैं और हो सकता है पुलिस मिल सकती है, तो इसलिए मैंने चोरी की है। तो मैं पब्लिक हाईवे पर नहीं जा रहा और सीधा मैं, उसने कौन सा रास्ता चुन लिया? जंगल वाला रास्ता चुन लिया। डू नॉट कंटिन्यू पब्लिक हाईवे, पब्लिक हाईवे पर वह नहीं चला, टर्न इनटू द वुड्स, जंगल के रास्ते की तरफ वो मुड़ गया। तो जैसे ही जंगल के रास्ते की तरफ वो मुड़ा तो कुछ हद तक ठीक था, कुछ हद तक जब चला वो तो उसे ठीक लगा, क्योंकि जैसे जैसे वो एंटर करता गया उसमें तो ठीक लगता गया। लेकिन आफ्टर कुछ टाइम बाद उसे जब एक ऐसे घेरे में गिर गया था कि जिधर से वो जाता वहीं वापस लौट के आ जाता, मतलब वो उसने एक, आप मान सकते हो, एक निश्चित दिशा भी देखी थी कि मैं इसी डायरेक्शन में जाऊं, लेकिन वो जंगल ही कुछ ऐसा था कि वापस से आकर वो वहीं आ जाता था। ठीक है ना? वो जंगल ही थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। पाथ ट्विस्टेड बैक, सेम पार्ट फॉरेस्ट थिकेस्ट एंड फॉलन लोक्स। देन उसके बाद क्या होता है कि वो सारे, मतलब उस पर जो भी प्रयास होते हैं वो सारे प्रयास करता है उस जंगल से बाहर निकलने के, लेकिन वो नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो जंगल जो था वो बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। देन उसके बाद उसे लगता है कि मैं आज फिर से मैं खुद ही जो सोचता था कि ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, मैं खुद इस रेड ट्रैप में फंस चुका हूं दुनिया के में, और मुझे अब यहाँ पर मेरी डेथ निश्चित है। वो ऐसा सोच लेता है, ऐसा सोचता है जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे जो है आकर हाथ रखकर बैठता है। तो जैसे ही वो जमीन पर हाथ रखता है, जमीन पर हाथ रखने से जस्ट पहले उसे एक आवाज सुनाई देती है, थप थप की, जो आवाज होती है किसी लोहे को पीटने वाली आवाज, लोहे को पीटने वाली आवाज, उसे ये आवाज सुनाई देती है। कौन सी आवाज सुनाई देती है उसे? तो जैसे ही उसे आवाज सुनाई देती है तो वो फिर से अपनी सारी की सारी एनर्जी कलेक्ट करता है और सोचता है कि जब ये आवाज आ रही है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग भी होंगे जो मेरी शायद हेल्प कर सके निकलने में। तो वो सीधा अपनी जितनी भी एनर्जी उसकी बची होती है उस सबको इकट्ठा करता है, पूरी हिम्मत से वो फिर से चल देता है उस आवाज की तरफ जहां से वो आवाज आ रही थी। अब याद से सुनना। लेट दिसंबर हो रहा था,
मतलब विंटर थी, बहुत तेज सर्दियां पड़ रही थी और जो है जंगल में भी बहुत कोहरा हुआ था। ग्लूम एंड डिस्पेयर डेथ हार्ट रेगुलरली थम्पिंग आयरन मिल्स। तो वो जो है थम्पिंग की आवाज कहाँ से आ रही थी, वो आ रही थी आयरन मिल्स में से आवाज आ रही थी, ठीक है। रम्सजो आयरन वर्क्स रोड ब्लैक फ्रॉम द कोल। वो जो आयरन वर्क्स थी, वो आयरन मिल जो थी उसका नाम क्या था, रम्सजो आयरन मिल, रम्सजो आयरन वर्क्स, जो कि मैंने आपको पहले कैरेक्टर्स में बता दिया था। मैंने पहले कैरेक्टर्स में आपको एक नाम नहीं बताया था, वो था एलिजाबेथ का। किसका नाम था, एलिजाबेथ। तो एक कैरेक्टर ये भी था, उसे आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो याद रखना ये सारे कैरेक्टर्स आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब रम्सजो आयरन वर्क्स जो वो थी फैक्ट्री, उसमें रोड ब्लैक फ्रॉम द कोल बिग चारकोल क्रेट्स। उसका जो चारकोल की जो कोला की जो क्रेट्स आती थी उसमें आयरन में, मतलब उसमें जो है आयरन पिघलता था और उसकी प्योरिफिकेशन होती थी, अच्छा आयरन बनता था उसमें। तो क्या होता था कि जो हमारी क्रेट की क्रेट कोला की आती थी उसमें खान में, तो वहां पर बहुत सारी धूल, रोड जो है वो काला हो जाता था। वो समथिंग ऐसा सिनेरियो बता रहा है उस जगह का, ठीक है ना। ये सारा उस जगह का सिनेरियो है कि रोड जो है वो ब्लैक हो जाती थी और जो है पेटीज में से कोला आता था, चारकोल आता था। बिग चार्ड क्रेट्स, चारकोल की जो क्रेट्स थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी। जस्ट बिफोर क्रिसमस वेटिंग फॉर द पिग आयरन लॉन्ग शर्ट एंड वुडन शूज बर्निंग कोल। ये सारे जो काम हो रहे थे वो कब हो रहे थे, नियर बाय क्रिसमस, क्रिसमस के दिन थे तब ये सारे काम हो रहे थे। जस्ट 25 दिसंबर के समथिंग की बात है ये, है ना। देन उसके बाद देखिए लॉन्ग शर्ट ऑफ वुडन शूज बर्निंग कोल क्रैक्ड। तो उसमें जो है वो सारे, उसमें से एक व्यक्ति जो है कढ़ाई जैसे उतरती है, कढ़ाई जिसमें आयरन जो है पिघलता है, तो वो उसका इंतजार कर रहा था कि ये कितनी देर में रेडी हो। तो वो उसका, दोस्तों ये जो सारी बातें हो रही थी ये क्रिसमस के आसपास की हो रही थी। कहाँ गया आपका क्रिसमस लिखा था जो, ये जो सारी बातें हो रही थी ये क्रिसमस के आसपास की हो रही थी। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, उसमें से एक व्यक्ति जो था वो आयरन का इंतजार कर रहा था कि ये कब रेडी हो जाए ताकि हम इसे और इसके ऊपर और वर्क कर सके आगे, है ना। वेटिंग फॉर द पिग आयरन लॉन्ग शर्ट एंड वुडन शूज, उसमें से एक आदमी जो है लंबी सी कमीज और लकड़ी के जूते पहनकर अंदर जाता है, उस फैक्ट्री के अंदर जाता है एक व्यक्ति कमीज और लकड़ी के शूज पहनकर। देन उसके बाद जैसे ही वो थोड़ी टाइम बाद बाहर आता है तो पूरा पसीने से थपथपा हुआ आता है, यानी पूरा पसीने से नहाया हुआ होता है। वो इतनी ठंड के दिनों में भी वो पूरा पसीने से थपथपाया होता है, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ का टेम्परेचर कितना हाई हुआ, है ना। देन उसके बाद वुडन शूज बर्निंग कोल क्रैक्ड, उसमें जो है बड़े बड़े कोल के, मतलब कोला के जो टुकड़े थे वो जल रहे थे उनकी भट्टियों में। ब्रिक्स टाइल्ड रूफ्ड, जो वहाँ की जैसे पीटने की जैसे आवाज हो रही थी लोहे की ब्रिक्स की, तो वहाँ की जो छत थी वो एकदम गूंज रही थी। क्या कर रही थी, गूंज रही थी, अलग अलग तरह की साउंड्स आ रही थी। ओपन द डोर एंड एंटर, जैसे ही वहाँ से साउंड आ रही थी तो हमारा जो रेड ट्रैप सेलर था, जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था जो कि चूहे के पिंजरे बेच रहा था, वो एकदम से दरवाजा खोलता है और उसके अंदर जाता है। देन उसके बाद देखिए विद अ लॉन्ग वियर्ड डर्टी रैक, अब इसका सिनेरियो बताया है कि वो कैसा था जब वो अंदर जा रहा था। लॉन्ग बियर्ड डर्टी, फटे हुए कपड़े पहने हुए था। बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और एक गुच्छा चूहेदानियों का जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं वो उसकी छाती पर लटका हुआ था, ठीक है। ऐसा वो अंदर जाता है किसमें, आयरन रम्सजो आयरन वर्क्स, यानी इस फैक्ट्री में ऐसा उसका सिनेरियो था जब वो अंदर जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। विदाउट ऑनरिंग हिम वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बिना उसके, मतलब विदाउट ऑनरिंग हिम वार्म्स, वो सिर्फ उसमें गर्मी लेने के लिए और आराम करने के लिए गया था ताकि उसे कुछ हेल्प्स मिल सके, क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि वो डेथ की सिचुएशन में था, ये समझिए आप। तो जब वो अंदर जाता है तो वहाँ का जो मालिक होता है उससे पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर एक रात रुक सकता हूँ। तो वो जो मालिक था उसका क्या था कि वो ऐसे लोगों को बहुत दिखता था फैक्ट्री में, मोस्टली ऐसे आते जाते रहते हैं कि मुझे ये काम दे दो, मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, ऐसे होते हैं ना। तो वो भी ऐसे ही, मतलब उसे बिना रेस्पेक्ट दिए, बिल्कुल भी रेस्पेक्ट उसने नहीं दी, और उसने सिर्फ विदाउट वर्ड, कोई वर्ड नहीं बोला, बिना वर्ड के बस उसे ऐसे नार हिला दी कि हाँ रुक जाओ तुम, उसे बिल्कुल भी कोई रेस्पेक्ट नहीं दी।
warm himself and sleep, prominent iron master, good iron to the market। हाँ, देन उसका जो आयरन मिल का जो मास्टर था, आयरन मास्टर था उस कंपनी, उसका जो आयरन वर्क्स फैक्ट्री का जो इंडस्ट्री का मालिक था, वो जो है उसका एक मेन उद्देश्य था, उसका मेन उद्देश्य ये था कि वो पूरे मतलब जहां जहां पर उसकी आयरन की सप्लाई थी वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी वाला आयरन उन सबको दे। तो ये क्वालिटी देने के लिए वो थोड़े थोड़े देर बाद इंस्पेक्शन पे आया करता था, देखने के लिए कि आयरन कैसा चल रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, अच्छे से बन रहा है या नहीं, ये सभी के लिए वो इंस्पेक्शन पर आया हुआ था, आता था, मतलब बार बार में आता था वो थोड़े थोड़े टाइम बाद, क्योंकि उसे अच्छा क्वालिटी का आयरन शिप्स के थ्रू अपने अपने जहां जहां पर उसकी सेलिंग होती थी वहां पर भेजना था। देन उसके बाद देखिए प्रोमिनेंट आयरन मास्टर आया था, गुड आयरन टू द मार्केट, मार्केटिंग में गुड आयरन, अच्छा आयरन मतलब देने के लिए। राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, वेट रेंज स्टीम आयरन मास्टर लुक एट द स्ट्रेंजर। हाँ, फिर जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वो सीधा चला जाता है उस मतलब उस जगह पर जहां पर से हीट आ रही थी, जहां से आयरन पिघल रहा था, मतलब आयरन की जहां पर प्योरिफिकेशन हो रही थी उस जगह पर चला जाता है और उसके इतना करीब जाता है कि उसके जो रैक्स थे, फटे हुए कपड़े थे, उनमें से स्टीम भाप निकल रही थी, इतना पास में चला जाता है वो। देन उसके बाद जो है आयरन मास्टर आता है, आयरन मास्टर इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था और आयरन मास्टर आता है तो उसे स्ट्रेंजर को देखता है, जो रेड ट्रैप सेलर था आयरन मास्टर उसे देखता है और उसे एक बार ऐसे देखकर फिर एकदम बड़ी निगाहों से देखता है, उसे बड़े घूर घूर कर देखता है उसे, ठीक है ना। तो उसके पास जब उसे और अच्छे से देखना होता है तो वो उसकी टोपी भी निकाल लेता है, तो वो उसकी टोपी भी मतलब वो जो कैप पहने हुए था उसे भी निकाल देता है। सॉरी मेरी तो कैप नहीं है, कोई बात नहीं। तो वो जो कैप पहने था उसे भी एक सेकेंड, हाँ, तो वो जो कैप पहने था उसे भी वो निकाल देता है आराम से। देन उसके बाद उसे एक नाम से बुलाता है, जो नाम था नील्स ओलफ, उसे बुलाता है नील्स ओलफ, ठीक है, इस नाम को याद रखना। ओल्ड एक्वाइंटेंस क्रोनर नॉट रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, ओल्ड एक्वाइंटेंस क्रोनर्स, तो वो जो हमारा रेड ट्रैप सेलर जो था वो सोचता है कि ये मुझे ऐसे क्यों बुला रहा है। जब उसे लगा कि हाँ ये इतनी बड़ी मतलब फैक्ट्री का मालिक है तो ये कुछ ना कुछ मुझे 2-4 करोड़ दे देगा, तो उसने भी ऐसा महसूस नहीं दिलाया उसको, मतलब उस जो फैक्ट्री का आयरन मास्टर था, मालिक था, उसे ऐसा महसूस नहीं दिलाया कि मैं बिल्कुल तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। उसने कहा कि हाँ वो थोड़ा मुझे मतलब उसने ऐसा वर्ड बोला कि हाँ उसे नहीं लगा कि वो उसे पहले से जानता नहीं है, ठीक है ना। तो उसने लगा कि मुझे ये 2-4 करोड़ दे देगा। देन उसने कहा, किसने, आयरन मास्टर ने, नॉट रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, देखो तुम्हारी कितनी बुरी हालत हो गई है, अगर तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी जो नौकरी थी उससे रिजाइंड नहीं देना चाहिए था रेजिमेंट से, ठीक है ना। वो ये बात बोलता है उस रेड ट्रैप सेलर से, आयरन मास्टर बोलता है रेड ट्रैप सेलर से कि तुम्हें अपनी नौकरी से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। प्लीज द ट्रैम्प थॉट ऑफ 30 क्रोनर्स। देन उसके बाद वो कहता है आयरन मास्टर कि चलो क्रिसमस आने वाला है और तुम मेरे घर पर चलो, हम जो है मिलकर सभी क्रिसमस को एंजॉय करेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो वो जो है हमारा रेड ट्रैप सेलर वो 30 क्रोनर्स के बारे में सोचता है कि कहीं मैं पकड़ा गया तो ये मुझे पुलिस में दे देंगे, या फिर ये मुझसे कुछ मतलब पकड़ा जाऊंगा तो सवाल पूछेंगे और मुझे ऑफ कोर्स हो सकता है पुलिस में भी दे दें। तो ये सभी बातें वो उसके दिमाग में आने लगती हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब चोर चोरी कर लेना तो उसके दिमाग में 360 बातें आती हैं या नहीं आती, बिल्कुल आती हैं। आप तो चोर नहीं हो मुझे पता है, इसलिए आपके दिमाग में नहीं आती होंगी, लेकिन आती हैं, है ना। वो हर जगह की सोचता है कि ये इधर ये ना हो जाए, उधर ये ना हो जाए, उधर ये ना, काफी डर होते हैं। तो ये ऐसे ही ये सोच रहा है रेड ट्रैप सेलर कि ये जो मेरे 30 क्रोनर्स है इसके बारे में क्या होगा। देन उसके बाद क्या होता है, प्लीज द ट्रैम्प थॉट ऑफ द 30 क्रोनर्स, उसको 30 क्रोनर्स का ध्यान आता है। लायंस डेन, उसे ध्यान आता है कि कहीं मैं शेर की गुफा में घुस ना जाऊं, ताकि ये मुझे मतलब मैं भी इस ट्रैप का, इस रेड ट्रैप का, इस संसार के रेड ट्रैप का शिकार हो जाऊं, इसलिए उसे डर लगता है। स्लीप इन फोर्स एलिजाबेथ इज डेड। देन उसके बाद कहता है अच्छा तुम इसलिए शर्मा रहे हो क्योंकि मेरे घर पर बहुत सारे लोग होंगे। नहीं, अब तो मेरी जो वाइफ है एलिजाबेथ, वो भी, उसकी भी डेथ हो चुकी है और मेरे जो बेटे हैं वो मतलब विदेश में पढ़ रहे हैं, बस मैं और एक मेरी बड़ी बेटी है जिसका नाम है एडला।
एडला विल्मेंसन, हम दो ही हैं बस अपने घर पर, तुम चलो और हम सब मिलकर बड़े अच्छे से क्रिसमस एंजॉय करेंगे। वैसे भी हमारे पास क्रिसमस एंजॉय करने के लिए कोई नहीं था। वो उसे बहुत मतलब फोर्स करता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर बस एक रात बिताने आया था और थोड़ी सी गर्मी लेने आया था, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ तो कुछ अलग ही सिनेरियो हो रहा है। देन उसके बाद देखिए, कंपनी फॉर क्रिसमस स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो टर्न ऑन हिज हेड। तो वो जो था हमारा आयरन मास्टर, वो कहता है तुम हमें क्रिसमस पर कंपनी तब भी दे दोगे, लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर था उसका सिर्फ जवाब यही था, नो एंड नो। वो नहीं जाना चाहता था उसके घर। देन उसके बाद आयरन मास्टर अपने पैरों मोड़ता है और मोड़कर सीधा चला जाता है, लेकिन उससे कुछ कहता नहीं है। तो उसे लगता है कि ये इतने सीधे से क्यों चला गया। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। देन उसके बाद क्या होता है, जस्ट हाफ एन आवर साउंड ऑफ व्हील्स, जस्ट आधे घंटे बाद ही आयरन मास्टर वहां से जाए हुए आधा घंटा नहीं होता वैसे ही उसके गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, गाड़ी के पहियों की आवाज़, है ना। तो उसमें से देखिए, सेंट हिज डॉटर, वो जो आयरन मास्टर होता है उसने इस बार अपनी बेटी को भेजा होता है उस पैडलर को ले जाने के लिए अपने घर पर, क्योंकि वो जो पैडलर था, वो आयरन मास्टर जो था, वो उस पैडलर को अपना साथी यानी कि अपना कैप्टन समझ रहा था, जो कि उसके साथ काम कर चुका था। लेकिन क्या होता है, उसे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा मेरी बेटी उसे ज़्यादा मतलब समझा देगी और उसे अपने साथ क्रिसमस पर घर ले आएगी। देन उसकी बेटी वहाँ पर जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, देखिए, बेटी जाती है कैरिंग बिग फॉर कोट। अब उसके साथ एक नौकर जाता है जिसको यहाँ पर वैलेड बोला गया है। वैलेड मीन्स नौकर, उसका खदमतगार। तो उसके साथ जब वो नौकर जाता है तो उस नौकर के हाथ में एक बड़ा सा फर कोट होता है। वो उस फर कोट को लेकर अपने नौकर के साथ चलती है। ऑफ कोर्स सी बात है, इतने पैसे वाले घर के इंसान नौकर साथ लेकर ही चलेंगे। देन उस गाड़ी में से निकलकर अपने नौकर के साथ वो जाती है। एवरीथिंग इज सेम इन फोर्स, यंग गर्ल लिफ्टेड हिज हेड। सब कुछ ठीक था उस फोर्स में, सब कुछ ठीक था। वो जो पेडलर था आराम से पुराने लोहे को नीचे सिर पर रखकर आराम से सोए हुए था और अपने मुंह पर जो है अपनी कैप उतार के अपने मुंह पर रख ली थी, अपनी आइस पर, ठीक है। देन वो लड़की उसको जैसे ही पेडलर को दिखती है तो उसके पास जाती है। जैसे ही उसके पास जाकर उसकी टोपी को हटाती है उसके मुंह पे से। तो क्या होता है ना, जो सड़क पर लोग रहते हैं वो बड़ा चौकन्ना सोते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि उनकी जो नींद है वो बहुत ही कच्ची होती है, कि जैसे उसके पास कोई आ जाए तो एकदम से वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे उसने उसकी कैप उठाई तो एकदम चौकन्ना होकर वो एकदम से खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा होता है, यंग गर्ल लिफ्टेड हिज हेड, एडला विल्मेंसन। देन जैसे ही वो खड़ा होता है तो वो बताती है कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है और मैं आयरन मास्टर की बेटी हूँ और आप आयरन मास्टर की बेटी हूँ, बस इतना बताती है वो। देन उसके बाद, नोटिस दैट मैन वॉज एफ्रेड, स्टोलन और एस्केप्ड फ्रॉम जेल। देन उसके बाद वो इतना चौकन्ना होकर, इतना परेशान होकर खड़ा होता है कि उसको जो एडला थी, एडला विल्मेंसन आयरन मास्टर की बेटी, उसे ऐसा लगता है कि मानो यह एक चोर है, यानी कि इसने कोई चोरी कर भाग के आया है, इसलिए इतना वो घबराया हुआ महसूस करता है ना। तो जैसे ही वो सोचती है कि ये एक चोर है, ऐसा उसे प्रतीत होता है, किसे, एडला विल्मेंसन को। स्टोलन और एस्केप्ड फ्रॉम जेल, स्टे विद क्रिसमस इवनिंग। देन उसको वो जो है आश्वासन दिलाती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और वहाँ पर कोई भी तुम्हें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और बड़े आराम से तुम बस हमारे साथ एक क्रिसमस की इवनिंग यानी एक क्रिसमस के साथ हमारे साथ रुकना और बड़े ही इंजॉयमेंट से हम जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं तुम्हारे साथ एक बार, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या कहता है, स्टे विद क्रिसमस इवनिंग, पेडलर मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन हर, एक्सेप्टेड हिर फर कोस्ट। देन पेडलर को वो इतने अच्छे से बोलती है कि वो पेडलर जो है उसे उस पर विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरे साथ कोई गलत नहीं होने वाला और मैं चलता हूँ। देन उसके बाद वो जो फरकोट लेकर आई होती है उसका नौकर, उस फरकोट को झुककर वो स्वीकार करता है, यानी कि उसे ले लेता है और उसे अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर ही उसे डाल लेता है, यानी कि उसे पहन लेता है। देन उसके बाद क्या होता है, देखिए, जैसे ही वो पहन लेता है तो वो गाड़ी की तरफ चलता है बिना किसी को देखे, बिना किसी को समझाए। जो हमारा पेडलर है वो सीधा गाड़ी की तरफ चल दिया, है ना, चल दिया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, देन उसके बाद उससे ध्यान आता है कि मैंने जो ये 30 क्रोनर्स हैं जो उस बूढ़े आदमी के चुराए हुए थे, ये मैंने क्यों चुराए। अब मैंने ये चुरा लिए तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, उसे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि मैं एक जाल में फंस चुका हूँ। उसे ऐसा लगता है, जैसे वो गाड़ी में बैठता है उसे ऐसा लगता है कि मानो मैं एक जाल में फंस चुका हूं। और वो जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो उसे लगता है कि अब मैं इस जाल से कभी निकलने नहीं वाला, इसमें अब मैं फंस गया तो फंस गया, अब मैं इसमें से कभी निकलने नहीं वाला। देन आगे देखना क्या होता है, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आगे, है ना।
उसे ऐसा लगता है कि मैं इस जाल में फंस गया हूँ। पेडलर मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन हर, एक्सेप्टेड हर फॉर कोर्ट, ठीक है। ही थॉट डिड आई टेक फेलोज मनी सिट इन ट्रैप, उसे लगता है कि मैंने ये पैसे क्यों लिए, देन उसके बाद मैं भी इस जाल में बैठ चुका हूँ, यानी जाल में फंस चुका हूँ। फ्लैश ऑन हिज बोन्स, फ्लैश ऑन हिज बोन्स नॉट अ एजुकेटेड पर्सन, उसकी जो हड्डियां थी उस पर मांस नहीं था इतना ज़्यादा, इसलिए वो जो है, जो हमारी एडला विल्मनसन है, वो सोचती है कि मुझे तो ये व्यक्ति कहीं से भी शिक्षित यानी पढ़ा लिखा, और मेरे पिता जैसे बोल रहे थे कि ये कैप्टन है, मुझे तो किसी भी एंगल से ये व्यक्ति कैप्टन और शिक्षित यानी एजुकेटेड पर्सन नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी जो वेशभूषा थी, उसकी जो दशा थी, वो बिल्कुल ही, मतलब आप समझ सकते हो कि जो रोड पर भीख भीख मांगते हैं उनकी क्या, उनको तो हर कोई देखकर पहचान लेगा कि ये बिल्कुल भी एजुकेटेड पर्सन नहीं है ना। तो ऐसा ही समथिंग इसके साथ था, उसके साथ भी उसे यही लग रहा था कि मुझे तो ये किसी भी एंगल से पढ़ा लिखा नहीं लग रहा, नॉट अ एजुकेटेड मैन। अवे फ्रॉम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, डोर ओपन, एंटर्ड स्ट्रेंजर बार्थर, देन उसके बाद उसका जो फादर था अपने फादर से बोलती है वो कि मुझे तो ये कहीं से भी जो है आपके कैप्टन नहीं लग रहे, ये कहीं से भी एजुकेटेड पर्सन नहीं लग रहे। देन उसका पिता जो है उसे बोलता है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, और जैसे ही ये जो है नहा धोकर सेविंग वेविंग कर अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे, तो इनके जो पेडलर वाले कपड़े हैं, जो भिखारियों वाले कपड़े हैं, उन्हीं के साथ इनका सारा भिखारियों वाला वेशभूषा भी चली जाएगी, और वहां से जब ये अंदर से नहा धोकर आएंगे तो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन लगेंगे, जो कि एकदम कैप्टन जैसे लगेंगे। ऐसा उसका पिता अपनी बेटी को बोलता है। देन उसके बाद क्या होता है, उसकी जो सेविंग वेविंग है, उसका जो वैलेट थे, मतलब उसके जो नौकर थे, उसकी सेविंग वेविंग करते हैं, उसको अच्छा सा एक बाल की अच्छी सी कटिंग करते हैं, उसे नहलाते हैं, उसकी सेविंग करते हैं, और इसे वाइट शर्ट पहनाते हैं विद शूज भी पहनाते हैं उसे। देन उसके बाद जब वो बाहर आता है नहा धोकर, तो जब उसने मतलब जो आयरन मास्टर था उसने तो उसे रात में देखा था, इसलिए उसे कैप्टन लग रहा था। जैसे ही वो बाहर आता है तो एकदम से जो हमारा आयरन मास्टर था उसकी चेहरे की मुस्कान सब कुछ दूर भाग जाती है। क्या हो जाती है? दूर भाग जाती है ना। और एकदम से वो जो है आयरन मास्टर चिल्लाता है जोर से, एकदम से जोर से चिल्लाकर बोलता है कि ये तुमने क्या किया, व्हाट इज दिस। देन उसके बाद क्या होता है देखिए, देन वो जो होता है हमारा कौन, पेडलर, वो समझ जाता है कि सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है, मतलब अब मैं एक जाल में फंस चुका हूँ और मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। मुझे ये लोग कैप्टन समझ रहे थे, अब तो कैप्टन का भी मैटर सॉल्व हो गया, क्योंकि मैं कैप्टन तो रियली नहीं था। उसने तो सिर्फ ऐसा 30 करोनर्स के लिए सोचा था कि मुझे कुछ पैसे दे दे 2-3 करोनर्स, इसलिए मैं इसका कैप्टन बन जाता हूँ। लेकिन अब क्या होता है, वो एकदम से चिल्लाता है कि ये तुमने क्या किया। तो कहता है हमारा जो पेडलर है कि इट्स नॉट माई फॉल्ट सर। तो उससे कहता है कि ये मेरा कोई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो सिर्फ आप ही फोर्स कर रहे थे कि आप हमारे कैप्टन हो, आप हमारे घर चलो, आप हमारे साथ क्रिसमस की इवनिंग तक खाना खाओ, हमारे साथ बैठकर रहो। तो मुझे तो आप ही ने फोर्स किया है, आप ही की लड़की मुझे लेने गई थी, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा वो उसे कहता है। विदाउट पुअर ट्रेडर अगेन पुट रैक्स एंड गो अवे। देन उसके बाद बोलता है बिना किसी को कुछ किए मैं अपने आपका जो ये कोट है मैंने पहने हैं, ये शूज वूज, मैं इन सबको उतार देता हूँ, अपने फटे पुराने जो चितड़े कपड़े हैं उन सभी को दोबारा से पहनता हूँ और मुझे जाने दीजिए, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है सब कुछ आप ही ने किया है। क्योंकि भैया ऐसा था, क्योंकि वही तो जबरदस्ती कर रहे थे कि आप हमारे घर चलो, आप हमारे कैप्टन है, उसने तो कुछ बोला नहीं था, बस उसे ये था कि हाँ मुझे ये कैप्टन बना रहे हैं तो शायद ये मुझे कुछ करोनर्स दे दें, कुछ पैसे दे दें। देन उसके बाद क्या होता है देखिए, विदाउट बू अ ट्रेडर अगेन पुट रैक्स एंड गो अवे शैरिफ वुड कम। देन उसके बाद वो कहता है कि तुम जो है यहाँ से जल्दी जाओ, अदरवाइज मैं जो है शैरिफ को बुलाता हूँ। शैरिफ कौन थी? शैरिफ को वहाँ के शैरिफ, जैसे हमारे यहाँ पुलिस होती है ऐसे ही वहाँ पुलिस को ही शैरिफ बोला गया है, वहाँ पर पुलिस को जस्ट अननेम शैरिफ से बुलाते हैं, आप ऐसे समझो, है ना। हमारे यहाँ जैसे कोई गलती कर दे, कोई चोरी कर ले तो क्या कहते हैं कि पुलिस बुलाऊं आपके लिए, आपको पकड़ाने के लिए, तो ऐसे ही वहाँ बोलता है कि शैरिफ आपको पकड़ कर ले जाएगी, अदरवाइज आप यहाँ से जाओ। देन वो कहता है शैरिफ वुड कम स्ट्रक द टेबल। तो वो जो होता है कौन? पेडलर। पेडलर जो गरीब इंसान होता है वो एकदम से टेबल पर बड़ी जोर से हाथ मारता है और कहता है, क्या कहता है सुनिए, होल वर्ल्ड आर बिग रेड ट्रैप। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा संसार पूरा का पूरा एक चूहेदानी है, यानी कि रेड ट्रैप है, चूहे का पिंजरा है। इन फ्यूचर यू विल गेट कॉट इन द रेड ट्रैप।
वो कहता है कि ये पूरा का पूरा संसार एक बड़ा रेड ट्रैप है, जो कि इसमें सिर्फ बड़े लोग हमें जो है गरीबों को सिर्फ चीज देते हैं, पोर्क देते हैं, हमें दाना डालते हैं और हम इस जाल में फंस जाते हैं। कुछ ऐसा तुमने आज मेरे साथ किया है, तो ताकि तुम मुझे शेरिफ पर मतलब पुलिस में पकड़वा रहे हो, लेकिन याद रखना इन फ्यूचर आने वाले समय में तुम भी ऐसे ही एक बड़े ट्रैप में, एक बड़े से जाल में फंसोगे और वहां तुम्हें भी निकालने वाला कोई नहीं होगा। जैसे आज मैं फंसा हूं इस जाल में, तुमने मुझे फंसाया है, ऐसे ही आगे चलकर तुम भी किसी जाल में फंसोगे और वहां पर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। देन उसके बाद स्टे विद अस टुडे मेक थिंग। देन उसके बाद कहता है वो जो है हमारा आयरन मास्टर वो मान जाता है और उससे कहता है कि तुम हमारा कोट जो है उन सबको उतार दो और यहाँ से जाओ। देन वो उस पर एग्री हो जाता है, तो वो जाता है एकदम दरवाजे के पास पहुंच जाता है। लेकिन जो उसकी बेटी थी एडला विल्मेंसन, वो वहां पर खड़ी उसे देख रही होती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है वो भगी भगी जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। क्या कर देती है? दरवाजा बंद कर देती है। अब देखना है यहाँ से, अब बड़ा ही फील आएगा आपको। वो दरवाजा बंद कर देती है और उस जो पैडलर था, एक भिखारी था, उसका हाथ पकड़कर वापस ले आती है। तो उसको जो पैडलर था उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पिता जो भगा रहा है और उसकी बेटी पकड़ पकड़ के ला रही है। तो ऐसा हो रहा था कुछ, है ना। देन उसका बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। स्टे विद अस टुडे, वो जो बेटी थी किसकी? आयरन मास्टर की। उसे बहुत उम्मीद थी, उसने सुबह से बहुत सारी तैयारियां की थी कि हमारे साथ एक कैप्टन जो है हमारे साथ आज खाना खाएंगे, क्रिसमस की शाम आज हमारी बहुत अच्छी होगी क्योंकि हम जो है एक कैप्टन के साथ बैठकर सब लोग खाना खाएंगे और हम सिर्फ मैं और पापा ही हैं मतलब घर में, तो एक और कैप्टन आ गए तो चलो अच्छा होगा, क्रिसमस हमारा अच्छा एंजॉयमेंट होगा। तो इसलिए वो एक भूखे को खाना खिलाने के लिए सुबह से बना रही थी। तो इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे हाथ पकड़कर क्यों लेकर आई है। उस बेटी को खुद से समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस पेडलर जो भिखारी था उसे उसका हाथ पकड़कर क्यों लेकर आई है। देन उसके बाद क्या होता है, वो कहती है कि आज की शाम तुम सिर्फ हमारे घर पर ही रुकोगे। जो बेटी है अपने पिता से और उससे दोनों से कहती है कि आज की शाम ये जो पेडलर है ये हमारे घर पर ही रुकेगा। और मैंने तो एक गरीब मतलब एक गरीब को ऐसा ट्रीट किया है कि ये गरीब है, मैंने इसे कैप्टन नहीं माना। और मैं सोचती हूँ कि मुझे आज मतलब एक क्रिसमस किस लिए होता है, क्योंकि लोगों को थोड़ा मतलब अपनी अच्छाइयाँ दिखाने के लिए, अपना जैसे हमारे यहाँ दीपावली होती है तो हम जो है पुण्य करते हैं, ये सब काम करते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं एक गरीब को आज खाना खिला दूंगी क्योंकि आज क्रिसमस है। देन उसके बाद मेक थिंग्स फॉर द पुअर मैन, ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने ये सारी चीज़ें एक गरीब इंसान के लिए बनाई थी ताकि हम सब बैठकर क्रिसमस पर खाना खा सकें। ही स्पेंट जस्ट वन डे इन होल ईयर, गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड सिट इन द टेबल। देन उसके बाद जो है अपनी बेटी जो अपने पिता को समझाती है, उस आयरन मास्टर को एडला समझाती है कि मैंने जो है ये सारा खाना बनाया है जिसे हम तीनों मिलकर आराम से खा सकें इस क्रिसमस की शाम। तो वो उसका पिता भी मान जाता है और उसका पिता मान जाता है तो वो उसे टेबल पर बिठा देती है और आराम से शाम होते होते जैसे ही शाम होती है वो सभी मिलकर खाना खाते हैं एक जगह बैठकर। तो जो हमारा पेडलर है वो कुछ भी नहीं देखता इधर उधर, वो सिर्फ खाता रहता है क्योंकि उसे काफ़ी तेज भूख लगी थी। वो तो बहुत भूखा रहता था क्योंकि वो पूरे दिन काम करता था और उसे कहीं भी उसका ठिकाना नहीं था खाना खाने का। तो इसलिए वो सिर्फ खाने पर ध्यान देता है, वो खाता रहता है, खाता जाता है। गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड सिट इन द टेबल, स्ट्रेंजर ओनली स्लीपिंग। देन उसके बाद खाना खाने के बाद उसे जो है गेस्ट रूम होता है उसमें आराम से उसे सोने के लिए बोल देती है। तो वो इतना सोता है मतलब उसे सोने के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ सोता रहता है, आराम से सोता रहता है। मानो ऐसा लगता है जैसे कि वो कई सालों से नहीं सोया, क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि जो बाहर जो रोड पर घूम रहे हैं वो उनकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती। शाम को गाड़ियों की आवाज़ आती है तो उनकी नींद थोड़ी कच्ची होती है और वहाँ पर एकदम शांतिपूर्वक एकदम इतने अच्छे से कमरे में उसे सोना मिल गया तो भाई सोएगा ही, ऑफ कोर्स सोएगा। स्ट्रेंजर्स ओनली स्लीपिंग, वो बहुत देर तक सोता है। देन उसके बाद जो है बेटी उसकी किसकी, आयरन मास्टर की जो बेटी है उसे फिर से बुलाने जाती है कि खाना खा लो। देन उसके बाद खाना खाने के लिए बुलाने जाती है। देन वो खाना खा के फिर से सो जाता है, खाना खाने के जस्ट बाद फिर से सो जाता है। देन स्लीपिंग कैंडल लाइट हर्ट हिम
फिर से उसे वो जगाने जाती है। जब शाम का टाइम होता है तो वो कहती है कि चलो क्रिसमस का जो ट्री है हम उसे जलाते हैं, उस पर जो कैंडल वेंडल्स लगाई हैं हमने उसे हम फिर से मतलब कैंडल्स को जलाते हैं। तो वो उसे बुलाने जाती है कि चलो हमारे साथ क्रिसमस की इवनिंग आप सेलिब्रेट कर लो एक बार। तो वो चला तो जाता है उसे उसके साथ खड़ा होकर, लेकिन उसकी जो आंखों में ऐसा लगता है कि ये जो मोमबत्तियां हैं, ये जो कैंडल्स हैं, ये चुभ रही हैं। ऐसा लगता है उसे कि ये सारी जो है उसे हर्ट कर रही हैं, चुभ रही हैं, है ना। हर्ट हिम ईट क्रिसमस फिश एंड पॉरेज। जैसे ही उसे जलाने के बाद वो फिर से टेबल पर आते हैं और उस शाम क्रिसमस की फिश जो कि उस क्रिसमस के शाम को खाई जाती होगी, समथिंग क्रिसमस फिश खाता है, पॉरेज खाता है। देन उसको खाने के बाद सबको थैंक यू बोलता है, थैंक यू गुड नाइट बोलकर वो फिर से सोने चला जाता है। कौन? पैडलर जो होता है हमारा, वो फिर से एक बार फिर से सोने चला जाता है। ये सब गुड इवनिंग सॉरी गुड नाइट और थैंक यू बोलकर ये वो फिर से सोने चला जाता है। देन उसके बाद पूरी रात सोता है, बड़े आराम से सोता है, बड़ा फील लेकर सोता है आपकी तरह, है ना। देन नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है यानी अगली क्रिसमस की सुबह होती है। वो उसे अपने मेहमान को, अपने गेस्ट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो जितनी देर सो सके आराम से सो जाए, ठीक है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम आफ्टर 10 o'clock। 10 बजे के बाद फिर वो जो है 10 बजे के बाद चर्च से वापस आते हैं। वापस आ रहे होते हैं तब उन्हें सब कुछ पता लग गया होता है, यानी कि क्रिसमस के अगले दिन जब वो चर्च से 10 बजे के बाद वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें सब कुछ पता लग गया होता है कि वो जो उन्हें पता लगता है कि हमारा जो आयरन की फैक्ट्री थी, आयरन का वर्क्स की फैक्ट्री जो थी, उसमें से एक जो क्रॉफ्टर था जो कि बहुत पहले काम करता था, उसके घर पर कोई एक चूहेदानी बेचने वाला रुका था और उसने उसके 30 करोनर्स जो है वो चुरा लिए थे। तो एकदम से आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला विल्मेंसन दोनों ही समझ जाते हैं कि वो जो चोर है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे घर पर ही रुका हुआ है, यानी कि हमने अपने घर पर एक चोर को रोका गया है। तो उसके पापा जो है उसे मतलब तंग करके कहता है कि देख लो तुमने एक चोर को अपने घर पर रखा है, मतलब ऐसे करके कुछ कहता है ना। तो उसकी बेटी जो है कुछ नहीं बोलती, उसके पास बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं होते। देन उसके बाद वो एकदम से 10 बजे के जस्ट बाद चर्च से वापस आते हैं, अपने घर वापस आते हैं। तो उनका जो नौकर होता है जिसे वैलेट बोला गया है, उस वैलेट से पूछते हैं कि क्या वो जो पैडलर है वो चला गया। तो वो कहता है कि हाँ वो तो चला गया, और उससे बोलते हैं कि वो हमारे घर से और क्या क्या लेकर गया है। फिर वो अपनी बेटी से बोलता है कि जो हमारे घर में सिल्वर स्पून थी, जो चांदी की जो चम्मचें थी, चांदी की चम्मचों में वो खाना खाते होंगे, पैसे वाले लोग हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो चांदी की चम्मचें थी उसने एक भी चम्मच नहीं छोड़ी होगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो सारी की सारी चम्मचें ले गया होगा क्योंकि वो था ही चोर, है ना। तो ऐसा उससे अपनी बेटी से बोलता है। देन फिर उस अपने घर जाता है, अपने घर जाकर अपने नौकर से पूछता है कि क्या वो पेडलर था वो चला गया। तो वो बोलता है हाँ वो चला गया। फिर उससे पूछता है कि वो कुछ लेकर भी गया, यानी कि कुछ चोरी करके भी ले गया। देन उसके बाद जो वैलेट था, जो नौकर था, वो बोलता है कि नहीं वो कुछ नहीं ले गया, बल्कि एक छोटी सी गिफ्ट एडला विल्मेंसन, मिस एडला विल्मेंसन के लिए छोड़कर और गया है। तो वो बोलता है, एडला विल्मेंसन उस अपनी गिफ्ट को देखती है, जाकर अपनी गिफ्ट देखती है। तो देखिए आगे क्या होता है। आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट लेफ्ट बिहाइंड द लिटिल पैकेज ऑफ एडला, कि वो एक छोटा सा पैकेज छोड़ गया एडला के लिए। लिटिल क्राई जॉय, तो हमारी जो एडला विल्मेंसन थी वो एकदम से उस जो उसके लिए गिफ्ट छोड़कर गया था उसे देखकर एकदम से खुशी होकर चिल्लाती है और कहती है मतलब चिल्लाती है, क्यों चिल्लाती है, क्योंकि वो जो पैकिंग करके गया था ना, वो कुछ ऐसी पैकिंग थी कि वो समथिंग 2-3 बार ही मतलब उसमें से साफ दिखाई दे रहा था कि वो क्या छोड़ कर गया है, इतनी ज्यादा वो नहीं थी। तो उसे देखकर ही उसे पता लग जाता कि इसमें क्या है। देन उसके बाद वो सब कुछ हटाती है, तो उसमें जो है एक छोटा सा रेड ट्रैप में जो 30 करोनर्स वो चुरा कर लाया था उस बूढ़े व्यक्ति के घर से, जो एक गाय पालता था उसके घर से जो 30 करोनर्स चुरा कर लाया था, वो 30 करोनर्स मुड़े हुए रिंकल्ड वो 30 करोनर्स उसकी जो रेड ट्रैप था उसमें रखे थे, और उसमें एक लेटर भी रखा था। अपनी राइटिंग में उसने अपनी राइटिंग में एक लेटर भी रखा था, चाहे उसकी राइटिंग कैसी भी सही, लेकिन उसमें लेटर भी रख कर गया था। तो देखिए लेटर में क्या बोलता है। लेटर में बोलता है 3 रिंकल 10 करोनर्स नोट्स इन दिस गिफ्ट है ना। देन उसके बाद बोलता है एंड 1 लेटर ऑल्सो, और उसमें एक लेटर भी था। यू गिव बैक दिस मनी टू द ओल्ड हट मैन। उस लेटर में कहता है कि ये जो 30 करोनर्स हैं ये वापस कर दीजिएगा उसी क्रॉफ्टर के घर, मतलब उसी बूढ़े व्यक्ति को जिससे मैंने ये चुराए हैं, और तुमने मुझे जो है ओल्ड हटमैन एंड दिस रेड ट्रैप इज क्रिसमस गिफ्ट बाय मी। और ये जो रेड ट्रैप है, ये जो छोटा सा
पिंजरा है यानी कि छोटा सा चूहेदानी है, छोटा सा चूहे का जो ट्रैप है, इसे मैंने मेरी तरफ से ये एक छोटा सा क्रिसमस का गिफ्ट है, क्योंकि तुमने मुझे जो है एज अ कैप्टन हमेशा ट्रीट किया है, अब तक मुझे ट्रीट करती आई हो, तो मेरा भी फर्ज एज अ कैप्टन ही बनता है। तो मैं जो है इस चोरी के पैसों को नहीं लूंगा और ये चोरी के पैसे तुम फिर से वापस कर देना उसी बूढ़े व्यक्ति को, और मेरी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट। तो ये सभी कहकर वो बहुत ही खुश होती है कि उसने एक मतलब गरीब को और एक जो थीफ था, एक चोर को उसके अच्छे मतलब उसके अच्छे उसमें सारी की सारी अच्छी फीलिंग्स भर दी और वो एकदम अच्छा व्यक्ति बना दिया, उसने एज अ कैप्टन ही बना दिया। देन उसके बाद अपने साइन करता है कैप्टन वॉन स्टेल के, जिसे वो समझ रहे थे उसी के साइन करता है कैप्टन वॉन स्टेल के। देन यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है आपका एकदम क्लियर, ठीक है ना। तो इसका जो मेन थीम था वो ये था कि ये जो सारा का सारा संसार है वो एक बड़े चूहेदानी की तरह है, यानी कि बड़े बिग रैट ट्रैप की तरह है, जिसमें कि लोग फंस तो जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। और इसका जो दूसरा थीम है वो ये है एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग्स कैन बी अवेक्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कि जो हमारी अच्छाइयाँ हैं वो बुरे व्यक्ति के अंदर भी अच्छाइयाँ ला सकती हैं अगर हम चाहें तो कुछ ऐसा ही था इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर चैप्टर बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। एंड माय नेम इज जितेंद्र शर्मा। देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।